हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे थे नदियों की। लास्ट टॉपिक हमारा नदियां चल रहा था और नदियों में हमने आंतरिक प्रणाली की नदियों को हमने पढ़ा था। आंतरिक प्रणाली की नदियों में हमने पहली नदी कौन सी पढ़ी थी? घग्गर नदी। और उसके बाद हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आंतरिक प्रणाली की नदियां, ठीक है भाई। देखो बच्चों, आंतरिक प्रणाली की जो नदियां हैं इसकी हम बात करें। देखो भाई, आंतरिक प्रणाली की नदियां, आंतरिक प्रणाली की नदियां। देखो बच्चों, आंतरिक प्रणाली की जो नदियां हैं इसकी हम बात करें तो इसमें हम दूसरी नदी पढ़ने वाले हैं। और दूसरी नदी कौन सी होगी हमारी? वो होगी कौन सी? वो होगी हमारी कांतली नदी। कांतली नदी। कौन सी नदी पढ़ने वाले हैं? कांतली नदी। देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कांतली नदी की बात करते हैं। कांतली नदी की बात करें तो सबसे पहले अपन इसका उद्गम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उद्गम। देखो, उद्गम होता है इसका खंडेला की पहाड़ी से। खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? सीकर में। खंडेला की पहाड़ी सीकर में। और यहां से सीकर से ये नदी जाती है इस तरीके से। और ये बहती 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 और ये चली जाती है कहां पर? झुंझुनू में। और झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई लास्ट में ये इधर चूरू है। चूरू की सीमा पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। और कौन सी नदी है ये? कांतली नदी। कांतली नदी। अब देखो, कांतली नदी की हम बात करते हैं बच्चे। तो कांतली नदी का जो बेसिन है, बेसिन है, इस बेसिन को क्या कहा जाता है? तोरावाटी क्षेत्र। तो ये हम पढ़ेंगे भाई। तो देखो, कांतली नदी का उद्गम की हम बात करते हैं। तो कांतली नदी का उद्गम कहां पर होगा? देखो भाई, कांतली नदी का उद्गम, उद्गम की बात करें तो खंडेला की पहाड़ी से। और खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? सीकर में। ठीक है। इसके बाद ये जो नदी है इसका विस्तार, विस्तार की हम बात करते हैं। तो इसका विस्तार जो है सीकर प्लस झुंझुनू। और इसके बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। तो यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। इसके अगर मैं विस्तार विस्तार की बात करूं, मतलब बेसिन की बात करता हूं। बेसिन को कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। और तोरावाटी क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है? तो कारण की हम बात करते हैं तो कारण इसको बोलते हैं, यहां पर प्राचीन समय में तवर वंश का राज हुआ करता था। ठीक है। या फिर एक कारण ये भी बताते हैं, एक कारण ये भी बताते हैं कि यहां पर तोरावाटी बोली बोली जाती है। तोरावाटी बोली कभी पूछ ले तो सीकर प्लस झुंझुनू के अंदर बोली जाती है बच्चों। तोरावाटी बोली कहां बोली जाती है? सीकर और झुंझुनू के अंदर बोली जाती है। बिल्कुल। गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो तोरावाटी बोली यहां पर बोली जाती है बच्चों। चले आगे बढ़े। चले आगे बढ़े और इसके अंदर एक और चीज देख लेते हैं, जैसे ठीक है, ये तो आप यहां तक तो उतारेगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, कांतली नदी शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी है। तो कांतली नदी शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी है। और देखो, सभ्यता सिविलाइजेशन कौन कौन सी है? सभ्यताएं, सभ्यताएं। तो सभ्यताएं कौन कौन सी? पहली, गणेश्वर सभ्यता। देखो बच्चों, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना सीकर में इस नदी के किनारे स्थित है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई लिख लो यहाँ पर जल्दी से, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाई आगे बढ़े। तो गणेश्वर सभ्यता आपको नीम का थाना सीकर के अंदर, जबकि देखो ये सभ्यता कैसी है? ताम्र युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता। और एक सभ्यता और है, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता की बात करते हैं तो ये लोहा युगीन सभ्यता है। और सुनारी सभ्यता आपको कहां मिलेगी? झुंझुनू के अंदर। क्या आपको ध्यान रखना बच्चों, सुनारी सभ्यता कहां मिलेगी? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, अब ये जो नदी है इसकी अनुमानित लंबाई है 100 किलोमीटर। अनुमानित लंबाई कितनी इसकी? 100 किलोमीटर। तो देखो भाई, कांतली नदी की अनुमानित लंबाई 100 किलोमीटर है। देखो भाई, कांतली नदी पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रणाली की नदी है। तो पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रणाली की नदी इसको माना जाता है। ठीक है भाई, लिखो एक बार इसको आप। बिल्कुल हर्ष, दिलकुश, प्रियंका, राधे राधे सभी बच्चे को, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं। देखो बच्चों, कांतली नदी
बेसिन झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार की खोज की गई है। खोज की गई है। ठीक है भाई, लिखिएगा जल्दी से फटाफट से। तो यूरेनियम के भंडार की यहां पर खोज की गई है और झुंझुनू में एक बीड़ क्षेत्र यहां पर मिलता है। चलो भाई, एक लाइन और लिख लेते हैं। झुंझुनू झुंझुनू में इस नदी के किनारे झुंझुनू में इस नदी के किनारे घास के मैदान जिसको अपन चारागाह बोल सकते हैं, घास के मैदान को बीड़ क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है बच्चे? बीड़ क्षेत्र कहा जाता है। लिख लीजिएगा भाई। सर आपने शॉर्ट बनाना बताया। अरे शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या समझाऊंगा मैं यार, आप शॉर्ट नोट्स जो बनाए, जैसे मान लो ये नदी है, कांतली नदी है, ये कांतली नदी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? ये कांतली नदी है, ठीक है, कांतली नदी को ऐसे लिख लिया। कांतली नदी का एक तरफ लिखो उद्गम, ठीक है, उद्गम भी मत लिखो, डायरेक्ट लिख लो उसके, ये इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से, खंडेला की पहाड़ी, ठीक है। फिर यहां पर इसके विस्तार को क्या बोलते हैं? तोरावाटी क्षेत्र, ठीक है। तोरावाटी बोली भी बोली जाती है, वो कहां बोली जाती है? सीकर और झुंझुनू, ठीक है। सभ्यताएं, सभ्यताएं कौन कौन सी? एक तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, और एक गणेश्वर सभ्यता, ऐसे लिख लो इसके चारों तरफ। तो मतलब एक नदी की सारी विशेषता उसके चारों तरफ लिख लो, नदियों की शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ। वैसे ही जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो लोहा, तो लोहा के बारे में, लोहा का कच्चा माल क्या है, जैसे लोहे के अयस्क क्या है, तो अयस्क बराबर ही लिख लिए। लोहा सर्वाधिक कहाँ मिलता है? दूसरे नंबर पर कहाँ मिलता है? तीसरे नंबर पर कहाँ मिलता है? चौथे नंबर पर। लोहा का शोधन कहाँ होता है? ये शॉर्ट नोट्स है, ऐसे बनाओ, ठीक है। तो इसमें समझाने की और समझने की कोई बात नहीं। जब आप सारी चीजों को पढ़ोगे ना, अच्छे से याद करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स अभी से नहीं बनाना, शॉर्ट नोट्स अभी से नहीं बनाना। शॉर्ट नोट्स पहले कंसेप्ट क्लियर करो, टेस्ट पेपर दो, और सबसे लास्ट का काम है शॉर्ट नोट्स बनाना। अभी मत बनाने लग जाना शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। हाँ, अभी कोई शॉर्ट नोट्स से बनाएगा बच्चे, ठीक है। यहां पर तो हमारी एक नदी कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी? कांतली नदी, ठीक है। इसको उतारो एक बार जल्दी से फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नदी। और नेक्स्ट नदी हम पढ़ने वाले हैं काकने या काकनी या मसूरदी नदी।
काकने, काकनी या मसूरदी नदी। अब देखो बच्चों, ये निकलती कहां पर है? कोटड़ी की पहाड़ी से, जैसलमेर से निकलती है। कहां से? कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर, यहां से निकलती है। और यहां पर एक झील है जिसका नाम है बुद्ध झील, वहां पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, इतनी सी नदी है। हाँ, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बुद्ध झील मीठे पानी की झील है, लगभग अनुमानित इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये 17 किलोमीटर की है, सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसमें यही लिख लेते हैं। सबसे पहले उद्गम, उद्गम की बात करें, कोटड़ी की पहाड़ी, जैसलमेर। ठीक है, विस्तार, जैसलमेर, समापन, बुद्ध झील, मीठे पानी की। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। और ये सब राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रणाली की नदी है। तो राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रणाली की नदी है सुरम। हेलो हेलो, नमस्कार भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो इसको। देखो भाई, चले आगे आगे। देखो, नेक्स्ट नदी हम पढ़ने वाले बच्चे साबी नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? साबी नदी। तो आप सब हेडिंग लगाओ। साबी नदी। देखो, साबी नदी की बात करते हैं, बिल्कुल भाई, दिलकुश, बहुत बढ़िया। साबी नदी या साहिबी नदी भी इसको बोलते हैं, या नफसगढ़ का नाला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसी नदी का दूसरा नाम है साहिबी नदी, या इसी को बोलते हैं नफसगढ़ का नाला, नफसगढ़ का नाला। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं? नफसगढ़ का नाला। अब ये निकलती कहां से है? पहले तो जयपुर से निकलती थी ये, और अब निकलती है कोटपुतली बहरोड से। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से होता है बच्चों? उद्गम की हम बात करते हैं, उद्गम की हम बात करें तो देखो भाई, उद्गम सेवर की पहाड़ी, कोटपुतली बहरोड। तो सेवर की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से निकलती है भाई। सर, इसकी लंबाई कितनी है? देखो, इनकी लंबाई वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस नदी की लंबाई 17 किलोमीटर, इसकी लंबाई ये अनुमानित है, अनुमानित है भाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई है।
ठीक है, ये लंबाई अनुमानित 17 किलोमीटर। तो यहां पर साबी नदी की हम बात करें जो कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा में बहती है भाई। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से, इसका विस्तार विस्तार की हम बात करें कोटपुतली बहरोड व खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा में इसका विस्तार है भाई। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब खेरतल तिजारा के बाद में जब ये हरियाणा में जाती है, राजस्थान से बाहर निकलती है, तो एक स्थान है पटौदी, और पटौदी के अंदर ये इसका क्या हो जाता है, समापन। ठीक है भाई प्रियंका, दिलकुश, बिल्कुल रोक, हर्ष, दिलकुश, प्रियंका, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, तो ये राजस्थान में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर हरियाणा में जाती है भाई। और नफसगढ़ झील, यहां पर एक नफसगढ़ झील है, वहां कहां पर है, हरियाणा में, वहां जाकर इसका क्या हो जाता है, समापन। तो देखो समापन, यह नदी, यह नदी, यह नदी, सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई नफसगढ़ झील पटौदी हरियाणा में इसका समापन होता है। ठीक है भाई, तो इसके समापन यहां पर हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखो इस झील की हम बात करें तो कोटपुतली बहरोड में एक सभ्यता इसके ऊपर विकसित हुई, जोधपुरिया सभ्यता। अगर मैं सभ्यता की बात करता हूं तो जोधपुरिया सभ्यता, और जोधपुरिया सभ्यता कहां पर है, कोटपुतली बहरोड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो एक कहावत है, एक इतिहास में हम पढ़ते हैं कि मुगल शासक अकबर जो था ना, अकबर ने इस साबी नदी पर कई बार बांध बनाए लेकिन हर बार असफल रहा। तो ये ध्यान रखना, ये एक पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मुगल शासक अकबर ने कौन सी नदी पर कई बार बांध बनाए लेकिन वो असफल रहा, तो वो कौन सी नदी है, साबी नदी। ठीक है, तो उसको भी एक लिख लेते हैं। देखो बच्चों, मुगल शासक अकबर ने साबी नदी पर कई बार बांध बनाए लेकिन हर बार असफल रहे। तो कई बार बांध बनाए लेकिन हर बार क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है। अब देखो ऐसा भी कहा जाता है कि कोटपूतली बहरोड के अंदर सावी नदी से बहुत बार बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कोटपूतली बहरोड का शोक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक लाइन ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सावी नदी को कोटपूतली बहरोड की शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी कहा जाता है, कोटपूतली बहरोड की शोक नदी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। चले आगे बढ़े, और कोई दिक्कत? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उतारो जल्दी से, फटाफट से। आज आंतरिक प्रणाली की सारी नदियां कंप्लीट कर देंगे अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट नदी हम पढ़ते हैं बेटा। कौन सी नदी? देखो, सब अब अपन जो पढ़ेंगे रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, या फिर इसी को कहते हैं वराहा नदी, या इसी को कहते हैं लसावरी नदी, या इसे कहते हैं रूपनारायण नदी। ये इसे क्या कहते हैं? रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी, रूपारेल नदी, वराहा नदी, लसावरी नदी और रूपनारायण नदी, ये इसको कहते हैं भाई। ये अलवर से निकलती है, अलवर में एक उदयनाथ की पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक? चलो भाई, उद्गम की हम बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है, और ये जो नदी है अलवर में बहती है, और अलवर से डींग और फिर भरतपुर में बह जाती है बच्चों। ठीक है, तो अलवर, डींग और भरतपुर में बहती है। इसका विस्तार, छोटी छोटी नदियां, इनमें कोई डायग्राम मैटर नहीं करता, इसमें बस आपको ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। तो अलवर, डींग और भरतपुर, वह भरतपुर, अलवर, डींग व भरतपुर, ये विस्तार में आप इसको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा सभ्यताओं के बारे में भी लिख लेते हैं। सभ्यता, तो हमारी जो ये जो रूपारेल नदी है, इसमें अगर सभ्यताओं की बात करते हैं तो इसमें एक नौह सभ्यता और एक बजद सभ्यता, एक नौह सभ्यता और एक बजद सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं एक लोहा युगीन सभ्यता है जो भरतपुर में विकसित हुई। ये कैसी सभ्यता है बच्चों? लोहा युगीन सभ्यता भरतपुर में। ठीक है भाई।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो सीकरी बांध बनाया गया भरतपुर में। कौन सा बांध? सीकरी बांध। तो एक बांध भी इसके ऊपर बनाया गया, सीकरी बांध। और ये जो रूपारेल नदी है ये अलवर के अंदर सरिस्का अभ्यारण्य से गुजरती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है। इसमें लिखते हैं रूपारेल नदी अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य से गुजरती है। सरिस्का अभ्यारण्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है बच्चों? सरिस्का अभ्यारण्य से गुजरती है। और भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है। देखो इस नदी पर भरतपुर में सीकरी बांध बना है। कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। इस नदी पर भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये जो रूपारेल नदी है इसके ऊपर भरतपुर में एक बांध और बना हुआ है। वो बांध कौन सा है बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीकरी बांध है। एक थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया बच्चों। मिस्टेक क्या हो गया? ये सीकरी बांध है ना, ये डींग में है। सॉरी भाई, आप भी कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, जबकि भरतपुर में मोती झील सागर बांध है। तो देखो इस नदी में भरतपुर में मोती झील सागर बांध बना है। तो मोती झील सागर बांध, और ये जो मोती झील सागर बांध है ना, इसको भरतपुर की जीवन रेखा बोलते हैं बच्चों। तो भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मोती झील सागर बांध को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एक बार सब थम्स अप कर दीजिएगा, बिल्कुल थम्स अप कर दो एक बार। चलो भाई एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग। अब देखो एक लोहागढ़ दुर्ग है। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसकी जलापूर्ति के लिए जो मोती झील सागर बांध है, यहां से एक सुजान गंगा नहर निकाली गई महाराजा सूरजमल के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है। देखो मोती झील सागर बांध से मोती झील सागर बांध से महाराजा सूरजमल द्वारा सुजान गंगा नहर निकाली गई, जो लोहागढ़ दुर्ग को जलापूर्ति करवाती है। जो लोहागढ़ दुर्ग को क्या करती है बच्चों? जलापूर्ति करवाती है। क्या आपको ध्यान रखना है? लिख लो एक बार जल्दी से फटाफट से। जल्दी से लिखो बच्चों।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहां पर एक दो चीजें और देख लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज क्या है, ध्यान से सुनो। मोती झील सागर बांध में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल को एल्गी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्गी पाए जाते हैं। जिनसे खाद बनाया जाता है। जिनसे खाद बनाया जाता है बच्चों। उतारो बेटा, जल्दी से उतारो। चले आगे बढ़े। एक और नदी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं अपन, और वो कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। तो रूपा रेल पढ़ ली, ठीक है। रूपा रेल के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसको बराल असावरी रूपनारायण कहते हैं। अब रूपनगढ़ नदी पढ़ेंगे बच्चों। हेडिंग लगाओ। रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। देखो रूपनगढ़ नदी की हम बात करते हैं तो ये निकलती कहां से बच्चों? उद्गम, इसका उद्गम होता है सलेमाबाद, अजमेर से। और इसका जो विस्तार मिलता है वो अजमेर प्लस जयपुर से। अजमेर प्लस जयपुर से इसका विस्तार मिलता है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो नदी है, ये नदी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये नदी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे सांबर झील है, ये कौन सी झील है? सांबर झील। तो सांबर झील में बहुत सारी नदियां आ रही है, इधर से बह रही, इधर से बह रही, इधर से बह रही, लेकिन दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी है, कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। तो दक्षिण से सांबर झील में मिलने वाली एकमात्र नदी। तो देखो बच्चों, सांभर झील में दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी है। एकमात्र नदी है। एकमात्र नदी है, ठीक है भाई। इसके बाद अजमेर के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। इसलिए इसे
निम्बार्काचार्य तीर्थ स्थल कहा जाता है? निम्बार्काचार्य तीर्थ स्थल कहा जाता है बच्चों? लिखो बेटा। चलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा बच्चों, एक बार थम्स अप कर दो भाइयों सभी लोग। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा बच्चे। बस दिलकुश के अलावा कोई थम्स अप नहीं करते। क्या पता आपका थम्स अप लेके थोड़ी जा रहा हूं मैं, है कि आपका थम्स अप लेके चला गया, आपने एक थम्स अप कर दिया, आपका थम्स अप ही गायब हो गया। ठीक है, तो एक थम्स अप कर देते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड वेरी गुड, अब दिखाए, सबको दिखाए अब। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रियंका बहुत बढ़िया, हर्ष, नितिन, दीपचंद, सभी का बहुत बहुत भाई बहुत बढ़िया। हेमंत, दिलकुश, बहुत बढ़िया भाई दिलकुश। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। तो हमें एक छोटी सी नदी और पढ़ने वाले हैं, मंथा नदी, जिसको मदा नदी कहते हैं, मेढा कहते हैं और मेंढकी नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी नदी पढ़ने वाले हैं? मंथा नदी या मदा नदी या मेंढकी नदी। देखो भाई, मंथा नदी, मदा नदी या मेंढकी नदी, क्या आपको ध्यान रखना बच्चों? मंथा नदी, मदा नदी, मेंढकी नदी, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो ये जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है बच्चों। इसका उद्गम कहां से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ी कहां पर? जयपुर। मनोहरपुरा की पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम होता है बच्चों। ठीक है, ये यहां से निकलती है और सीधी जाएगी, ये भी सांबर झील में जाकर गिर जाएगी, जयपुर और डीडवाना कुचामन। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर इसका विस्तार अगर आपसे देख लिया जाए तो इसका विस्तार जयपुर प्लस डीडवाना कुचामन, तो यहां पर दो जिलों के अंदर ये बहती है, जयपुर और डीडवाना कुचामन जिले में बहती है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो मंथा नदी है, इसकी एक विशेषता है, इसका खारापन सबसे ज्यादा है। ठीक है, सांबर झील में मिलती है, यह नदी सांबर झील में मिलने वाली, यह नदी सांबर झील में मिलने वाली सबसे लवणीय, सबसे लवणीय नदी है, मतलब सबसे अधिक लवणीय नदी है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। काली जी सबसे ज्यादा है, चलो भाई उतार लो जल्दी से। देखो, एक छोटी सी नदी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और छोटी सी नदी क्या है?
कुकुंद नदी, भरतपुर में बहती है और इस पर बंद बारेठा बांध बना है, और इस पर बंद बारेठा बांध बना है। तो कुकुंद नदी के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूं द्रव्यवती नदी, अमीना शाह का नाला। देखो द्रव्यवती नदी या फिर अमीना शाह का नाला, ये एक पुनर्जीवित नदी है। पहले ये बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, अब इसको थोड़ा सा पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। और भूमि का जल स्तर गिर जाने की वजह से इसको वर्तमान में पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। और ये जयपुर में बहती है, तो इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। एक बात लिख लो, यह जयपुर में बहती है और पुनर्जीवित नदी है। बस इतना ही ध्यान रखना। तो ये हमारी आंतरिक प्रणाली की नदियां क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। आंतरिक प्रणाली की नदियां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये हमारी आंतरिक प्रणाली की नदियां क्या हो जाती है, खत्म। अब अब देखो एक बार पूरा रिवीजन करते हैं वापस। देखो यहां से हमने अपवाद तंत्र पढ़ा है, और अपवाद तंत्र के अंदर हमने आंतरिक प्रणाली की नदियां पढ़ी है। देखो बच्चों, आंतरिक प्रणाली की जो नदियां हैं, देखो एक सेकंड को, तो चलो, आंतरिक प्रणाली की नदियों में कांतली नदी पढ़ रहे हैं अपन, जो खंडेला की पहाड़ी से निकली, सीकर में है खंडेला की पहाड़ी, विस्तार सीकर और झुंझुनू। देखो चूरू के अंदर ये नदी नहीं जाती है, सिर्फ उसकी सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। बीकानेर और चूरू एक ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं बहती है। समझ में आ रहा है? तो इसका विस्तार सीकर चूरू, सीकर झुंझुनू, बेसिन तोरावाटी क्षेत्र, यानी कि कांतली नदी के बेसिन को तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर तंवर वंश का राज हुआ करता था, और यहाँ पर एक तोरावाटी बोली भी बोली जाती है सीकर और झुंझुनू में। ये झुंझुनू को दो भागों में भी बांटती है हुई, ठीक है। इसके बाद कांतली नदी शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी है। कांतली नदी शेखावाटी प्रदेश की क्या है बच्चों, मुख्य नदी है। अब देखो सभ्यताएं कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, जो कहां पर, नीम का थाना सीकर में मिलेगी, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। सोनारी सभ्यता, लोहायुगीन सभ्यता है जो झुंझुनू में मिलेगी। और कांतली नदी की अनुमानित लंबाई 100 किलोमीटर है। कांतली नदी पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रणाली की नदी है। कांतली नदी बेसिन झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार की खोज की गई। यानी कि कांतली नदी के बेसिन के अंदर झुंझुनू में एक स्थान है उदयपुर वाटी क्षेत्र, और इस उदयपुर वाटी क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार हमें मिले। इसके बाद झुंझुनू में इस नदी के किनारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको बीड़ कहा जाता है। देखो बेटा, बीहड़ अलग होते हैं, बीड़ अलग होता है। तो बीड़ क्या है, एक चारागाह क्षेत्र झुंझुनू में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं बच्चों। काकने नदी या काकनी नदी या मसूरदी नदी उद्गम होता है कोटरी की पहाड़ी जैसलमेर से, विस्तार जैसलमेर में, समापन भुज झील, मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रणाली की नदी है। और इस तरीके से ये भुज झील कैसी बेटो, ये है मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है बच्चों, ठीक है। तो ये मीठे पानी की झील है, 17 किलोमीटर है, और राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रणाली की नदी है। साबी नदी या साहिबी नदी या नफस गढ़ का नाला इसको कहते हैं,
उद्गम सेवर की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से, विस्तार कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा। यह नदी दक्षिण उत्तर की ओर दक्षिण, यह नदी दक्षिण, देखो यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई नफजगढ़ झील पटौदी हरियाणा में इसका समापन हो जाता है। सभ्यता जोधपुरिया सभ्यता जो कोटपुतली बहरोड में स्थित है इस नदी पर, और मुगल शासक अकबर ने इस नदी पर कई बार बांध बनाए लेकिन हर बार वो असफल रहा। साबी नदी को कोटपुतली बहरोड का शोक भी कहा जाता है। रूपारेल नदी, वराह नदी, लसावरी नदी या नूपनारायण नदी, इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। अलवर, डींग और भरतपुर में ये बहती है। सभ्यता नौह सभ्यता और बजद सभ्यता दोनों लोहा युगीन सभ्यता है जो भरतपुर में आपको इस नदी पर देखने को मिलेगी। रूपारेल नदी अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य से गुजरती है और इस नदी पर डींग में सीकरी बांध बना है। इस नदी में भरतपुर में मोती झील सागर बांध बना है जो भरतपुर की जीवन रेखा उसको कहते हैं, ये भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील सागर बांध से महाराजा सूरजमल द्वारा सुजान गंगा नहर निकाली गई जो लोहागढ़ दुर्ग को जलापूर्ति करवाते हैं। मोती झील सागर बांध में नीलहरी शैवाल यानी एल्गी पाए जाते हैं जिनसे खाद बनाई जाती है। रूपनगढ़ नदी जिसका उद्गम सलेमाबाद अजमेर से होता है, विस्तार अजमेर और जयपुर, और सांबर झील में दक्षिण से मिलने वाली ये एकमात्र नदी है। और अजमेर के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, इसलिए इसके निम्बार्काचार्य तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। मदा नदी मेंढकी नदी, उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर, विस्तार जयपुर, डीडवाना कुचामन। यह नदी सांबर झील में मिलने वाली सबसे लवणीय नदी है। कुकुंद नदी भरतपुर में बहती है और इस पर एक बंद बारेठा बांध बना है। द्रव्यवती नदी जयपुर में बहती है और ये पुनर्जीवित नदी है, पहले ये विलुप्त हो गई थी, अब इसको वर्तमान में वापस जीवित किया गया है क्योंकि भूमि का जलस्तर इतना कम हो गया था इस वजह से। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो कल अपन चर्चा करेंगे, कल हम आते ही पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।